फाइन, लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और कुछ एक क्वेश्चंस हैं, जरा दो तीन क्वेश्चन जरा देखते हैं कि आप लोगों का रिवीजन का क्या सीन चल रहा है भाई। और एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्टुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेसेस। भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने पहले दुर्ग का निर्माण किया था? ठीक है भाई, मैंने बताया था आपको पहली क्लास में, इतना तो हो गया था मेरे हिसाब से। और सही जवाब क्या है? सही जवाब है कोचीन। ठीक है भाई, द आंसर इज कोचीन। ठीक है भाई, कोचीन में बनाया था इन्होंने पहला अपना फोर्ट या पहली फैक्ट्री। फाइन, बिल्कुल सही आंसर किया है आप लोगों ने, पहले क्वेश्चन का सही जवाब है कोचीन। फाइन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हु वेलकम्ड वास्को डी गामा इन कैलिकट। कैलिकट में वास्को डी गामा का वेलकम किसने किया था? बताया था मैंने आप लोगों को। और वेलकम किसने किया था? जमोरिन ने। जमोरिन कौन था? जमोरिन था रूलर ऑफ कैलिकट। ठीक है, कैलिकट का शासक था ये। फाइन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। ये शायद नहीं बताया था, नहीं बताया था तो आज बताऊंगा। Who was the first Portuguese वायसराय इन इंडिया? भारत में पुर्तगालियों की तरफ से आने वाला पहला वायसराय कौन था? और इसका नाम है अल्मेडा। क्या नाम है इसका? अल्मेडा। He was the first Portuguese वायसराय to come in India। और अगर इसकी चर्चा नहीं हुई थी तो आज मैं आपको बताऊंगा। फाइन, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे चल क्या क्या रहा है जरा उन मुद्दों को देखते हैं। ठीक है, अब एक सेकंड रुकिएगा। ठीक, जरा आप लोग ना इस टेबल को, जरा इस लिस्ट को देखिए। भारत में यूरोपियन कंपनीज जो ट्रेड करने आई थी, सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। फिर डच 1602 में। डच कहां के रहने वाले थे? हॉलैंड के। आफ्टर दिस ब्रिटिश 1608 में। फिर डेनिश 1616, डेनमार्क से आए थे ये लोग। आफ्टर दिस फ्रांसीसी, देन स्वीडिश। ठीक है, अच्छा 6 लोग हो गए। अब इन 6 में से हमारे मतलब के केवल 4 हैं, 2 लोग बेकार हैं। कौन बेकार है? एक तो डेनिश और एक स्वीडिश। क्यों बेकार है? क्योंकि इन दोनों का हमारी मार्केट के ऊपर में ना कोई बहुत बड़ा इफेक्ट रहा नहीं। और बहुत जाहिर सी बात है, अगर मार्केट के ऊपर में कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं है तो फिर आप इनका भारत के अंदर में हम चर्चा भी नहीं करते। अच्छा, पुर्तगाली काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि पुर्तगाली जब हिंदुस्तान के अंदर में आए हैं तो पहले थे, और लगभग 100 साल तक, लगभग 100 इयर्स तक इनकी मोनोपोली रही है, किसी और को आने ही नहीं दिया है इन्होंने, तो इसलिए पुर्तगाली काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अच्छा भाई, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो डच हमारी मार्केट के अंदर में कोई इतना खास महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण है वो है ब्रिटिश। ब्रिटिश इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, काफी डिटेल में चर्चा करेंगे इनकी। और फिर फ्रांसीसियों की बात करेंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो ये आपके सामने एक मैप है, और ये मैप है वास्को डी गामा जब हिंदुस्तान आया था तो किस तरह से वो हिंदुस्तान आया है, उसकी जर्नी का ये पूरा एक मानचित्र है। आपकी स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे जरा इसको। आप देख सकते हैं कि वास्को डी गामा जब हिंदुस्तान आया है तो किस तरीके से जो है ये रास्ता, ये एरो देखना, ये इसका आने का रास्ता है। इस आने के रास्ते को इसने फॉलो किया है। ठीक है, अच्छा भाई, अब जब वास्को डी गामा हिंदुस्तान पहुंच गया तो अब आप लोग जरा इस बात पर भी ध्यान देंगे कि ये देखो, ये क्षेत्र कौन सा है? ईरान। और इस समय वास्को डी गामा जब भारत आया था तो ईयर क्या था? 1498 था। और 1498 में हिंदुस्तान में शासन चल रहा था किसका? मुस्लिमों का। और दिल्ली सल्तनत चल रही थी हिंदुस्तान के अंदर में, और दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर लोदी। अच्छा, अब ईरान के रास्ते से हो करके यहां से होते हुए अरब भी हिंदुस्तान के अंदर में, अरब, तुर्क, ये लोग भी हिंदुस्तान आ रहे थे व्यापार करने के लिए। अब जरा आप लोग ध्यान देना कि यूरोपियंस इतना पूरा चक्कर लगा करके यहां पर पहुंच गए।
अरब भी आ रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर में शासन भी मुस्लिमों का है। तो आप लोग मुझे बताओ कि अरबों का, अरब और तुर्क जो हैं ये लोग यूरोपियंस के साथ में फाइट करेंगे या नहीं करेंगे, आप लोग ये बताओ। चलो आप लोग आंसर करेंगे फटाफट इसका कि अरब और तुर्क यूरोपियंस को पंगा करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल पंगा करेंगे, बिल्कुल सही जवाब किया आप लोगों ने। ठीक है, अरब और तुर्क जो हैं वो लोग इनके पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो करके कि तुमको कहा था ना हिंदुस्तान मत आना, फिर कैसे तुम टपक पड़े यहाँ पे। चलिए, ये तो कहानी का एक एंगल बताया मैंने आपको, एक एंगल और है, और वो एंगल है हमारा कैप्टन जैक स्पैरो। ठीक है, वो हिलता डुलता सा आएगा। अरे मजाक कर रहा हूं, कैप्टन जैक स्पैरो एग्जैक्टली नहीं। यहां देखिए, अब ये एक कंट्री है अफ्रीका में, सोमालिया, और एक मूवी आई थी भारत। अगर भारत मूवी आपने देखी हो तो भारत मूवी के अंदर में भी समुद्री लुटेरों के इस कहानी को दिखाया गया है एक सीन के अंदर में। आ रही बात समझ में। अब अफ्रीका का ये देश है सोमालिया, और सोमालिया इतना शांति प्रिय देश है ना कि अगर दिन में 2-3 धमाके ना हो तो बंदा अनसेफ फील करता है कि आज ना धमाके नहीं हुए हमारे देश में, कुछ दिक्कत है। और ये जो सोमालिया के जो पायरेट्स है ना, ये इस पूरे एरिया के अंदर इनका बवाल मचा रहता था, इवन आज भी रहता है। जरा ध्यान देना, मैं वर्तमान से थोड़ा सा जोड़ रहा हूं। ये स्वेज नहर का एरिया है पूरा, और जब हमारे जहाज इस रास्ते से यहाँ पर जाते हैं स्वेज नहर से होते हुए, फिर यूरोप पहुंच जाते हैं। शॉर्टकट पड़ता है ना, शॉर्टकट है ये, यूरोप जाने का शॉर्टकट है स्वेज नहर। ठीक है, यहां से निकल जाते हैं जहाज। अच्छा भाई, तो है क्या चीज, आज भी जब हमारे जहाज इस जगह से निकलते हैं, यहां से निकलते हैं, तो सोमालिया के लुटेरे आज भी हेलो करने आ जाते हैं, हाय कैसे हो। आई बात समझ में। जरा फिरौती देते जाओ, फिर आगे जाना। ठीक है भाई, ये स्टेटस है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब यहां पर मुद्दा ये है कि अब जब लुटेरे हैं यहाँ पे, अरब और तुर्क दिक्कत दे रहे हैं, तो बहुत जाहिर सी बात है कि पुर्तगालियों को अपनी नेवी बुलानी पड़ेगी, अपनी नौसेना बुलानी पड़ेगी हिंदुस्तान के अंदर में। और पुर्तगालियों की नेवी की तरफ से जो पहला बंदा भारत आएगा उसका नाम था अल्मेडा। क्या नाम था उसका? अल्मेडा, ये था नाम। यहां पर लिखा हुआ है अल्मेडा, और ये अल्मेडा का टाइम पीरियड था। ठीक है भाई, ये था अल्मेडा का टाइम पीरियड जब ये भारत में आया है, 1505 से 1509। अच्छा, अल्मेडा जब भारत आया तो अल्मेडा को ये कहा गया था कि तुम भारत के अंदर ना थोड़ा जमीन पर कब्जा वब्जा करना जा करके, बट अल्मेडा जो है वो जमीन पर कब्जा नहीं कर पाया। अच्छा भाई, कोई बात नहीं, जमीन पर कब्जा नहीं कर पाया तो बंदे ने दिमाग लगाया, और बंदे ने दिमाग क्या लगाया बताता हूं मैं आपको, डायग्राम देखो आप लोग, अभी समझ में आएगा। अब बंदे ने, अल्मेडा ने क्या किया, अल्मेडा ने, आप लोग डायग्राम पर देख के समझ लेंगे इस बात को बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, ये जो अरब सागर का क्षेत्र है ना, समंदर का क्षेत्र है, अल्मेडा ने इस पूरे क्षेत्र के ऊपर कब्जा करना शुरू किया, और इसी को हम लोग कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, अब पुर्तगालियों ने यह सिस्टम बना दिया कि जिस जगह पर उनका कब्जा है, जिस जगह पर उनका कब्जा है, अगर वहां पर कोई और अपने जहाज लेकर के आएगा तो उसको पहले हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर हमसे लाइसेंस नहीं लिया तो हम तुम्हें काम नहीं करने देंगे। और इस लाइसेंस को एक नाम दिया गया, इस लाइसेंस को नाम दिया गया कार्टज आर्मेडा। ये नाम मैं फ्रेश लिख देता हूं, यहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक था यहां पर। ठीक है, यहां देख लेंगे कार्टज आर्मेडा। कार्टज आर्मेडा क्या था स्टूडेंट्स? कार्टज आर्मेडा एक किस्म का परमिट था कि अगर आपको हिंद महासागर के अंदर में अपने जहाज चलाने हैं,
जहां पुर्तगालियों का कब्जा है, तो आपको एक परमिट लेना पड़ेगा, एक लाइसेंस लेना पड़ेगा पुर्तगालियों से, और इस लाइसेंस को क्या कहते थे? कार्टस आर्मेडा। और अब आप लोग फटाफट मुझे रिप्लाई करके बताएंगे कि ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टस आर्मेडा आपको समझ में आया कि नहीं। अगर ये समझ में आ गया है तो फिर मैं आपको लेकर चलूंगा अगले मुद्दे की तरफ। जल्दी से रिप्लाई करेंगे, फटाफट रिप्लाई करेंगे, ठीक है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। और बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन निकलता है, हु स्टार्टेड ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया? अनीता ठाकुर। बेटा, आपके जो क्वेरीज हैं, ये क्वेरीज मैं इंटरटेन करूंगा, ऑडियो क्वेरी, ठीक है? 11 से 11:15 के बीच में, तब तक आप फैकल्टी चैट पर मैसेज भेजिए, ठीक है अनीता? मेरा बात समझ में आ गया होगा, अगर तो रिप्लाई करिएगा फैकल्टी चैट पर। फाइन, अच्छा भाई, तो चलिए, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, हु स्टार्टेड ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया? और बच्चों एक बात ध्यान रखना, मैं प्रैक्टिस बहुत धूमधाम से करवाता हूँ। जी हाँ, जितना तुमको पढ़ा के जा रहा हूं ना, जितना पढ़ा के जा रहा हूं आज, जितना पढ़ा दूंगा आज, इस सब के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा अगली क्लास में, और फिर मैं देखूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स कितना एक्टिव हैं, ठीक है भाई? ओके, और जितना आप बढ़िया से आंसर करेंगे, मैं उतना ही और शानदार चीजें आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई? चलिए आगे चलते हैं। एक सेकंड जरा रुकना, पानी पी लिया जाए भाई, लगातार बोलते बोलते ये भी एक दिक्कत हो जाती है। ओके, जल ही जीवन है ना? चलिए भाई, और दिल्ली में तो बारिश हो ही नहीं रही है, भगवान सूखा मार देंगे दिल्ली को। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा भाई, आप अल्मेडा आ गया। अब मैंने कहा था कि अल्मेडा के सामने अरब और तुर्क प्रॉब्लम करेंगे, और अरबों और तुर्कों ने क्या किया, यहाँ पर बस बस तीन राजा थे, मुस्लिम राजा थे, तीनों के तीनों। एक राजा गुजरात का, एक राजा कहाँ का, मिस्र का, और एक राजा तुर्की का। तीनों कौन थे? तीनों ही मुस्लिम। अच्छा भाई, अब इन लोगों ने क्या प्लान बनाया कि यार ये यूरोपियंस आ गए हमारे समंदर में व्यापार करने, मसाले खरीद रहे हैं, और ऐसे में इन राजाओं को, गुजरात, मिस्र और तुर्की को नुकसान हो रहा था, और इन लोगों ने अटैक कर दिया। इन लोगों ने अटैक कर दिया पुर्तगालियों के ऊपर में। एक जगह है चौल, चौल जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, ये जगह है बंबई के पास में। बंबई जिसका नया नाम तो पता ही है आपको, मुंबई है, तभी बंबई कहते थे, बंबई के पास। और चौल में दो युद्ध हुए, 1508 में और 1509 में। चौल का लोकेशन इंपॉर्टेंट है गाइस। अच्छा भाई, पहले युद्ध में तो अल्मेडा हार गया, लेकिन दूसरे युद्ध में उसने गुजरात, मिस्र और तुर्की तीनों को हरा दिया, और हराया, और इनके जहाज भी जला दिए कि बेटा अब तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे हमारा, ठीक है भाई? चलिए, तो ये स्टेटस हुआ है 1508 से 1509 के बीच में। अगर आप लोग नोट्स में ढूंढेंगे तो नोट्स में लिखा हुआ है 1508 में पहला युद्ध, ठीक है भाई? इन लोगों ने हराया था किसको? अल्मेडा को। पहले वाले युद्ध के अंदर में इन लोगों ने हरा दिया अल्मेडा को, ठीक है? और 1509 में अल्मेडा ने कम बैक किया, और अल्मेडा ने गुजरात, मिस्र और तुर्की इन तीनों को हरा दिया, ठीक है भाई? तो ये स्टेटस रहा चौल के युद्धों का सारा का सारा। अब अल्मेडा के बाद में भारत आया अल्बुकर्क। अल्बुकर्क पुर्तगालियों का सबसे पावरफुल कमांडर कहा जाता है, भारत के अंदर में सबसे पावरफुल कमांडर कहा जाता है। और अल्बुकर्क को जहां तक हम लोग कहते हैं द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया, भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक।
रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया किसे कहते हैं? अल्बुकर्क को कहते हैं। लेकिन ये उतना ही कमीना बंदा भी था। क्या किया इसने? इसने हमारे देश के अंदर में धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया। जी हाँ, इसने धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया। इसने अपने सैनिकों को कहा कि भारत में जो हिंदू लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, शादी करो उनसे, उन्हें क्रिश्चियन बनाओ, और जो बच्चे पैदा होंगे वो भी क्रिश्चियन होंगे सारे के सारे। तो इस वजह से गोवा और उसके आसपास के एरिया में बहुत विरोध होगा अल्बुकर्क का। अब आप देखिएगा कि इतना नेगेटिव होने के बाद भी कुछ अच्छे काम भी किए हैं। क्या अच्छा काम किया है? सती प्रथा को बैन कर दिया इसने सती प्रथा को बैन कर दिया। जी हाँ, भारत के अंदर में जिस पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने अपने एरियाज में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था अल्बुकर्क। ठीक है भाई, ओके। तो ये एक खास बात यहाँ पर और ध्यान देने वाली आ गई हमारे लिए। थोड़ा और आगे चलते हैं भाई। ओके, अल्बुकर्क ने भारत के अंदर में रिलीजियस कन्वर्जन्स को बढ़ावा दिया था। ठीक है भाई, अल्बुकर्क ने ही गोवा को जीता था 1510 में यूसुफ आदिल शाह को हराकर। ठीक है, और ये यूसुफ आदिल शाह जो था, ये था रूलर ऑफ बीजापुर। यूसुफ आदिल शाह जो था, ही वाज रूलर ऑफ बीजापुर। बीजापुर का सुल्तान हुआ करता था ये। ठीक है, और बीजापुर जो है, बीजापुर जगह कहां पड़ती है भाई? अभी बीजापुर अभी पड़ता है कर्नाटक के अंदर में। ध्यान रखना, बीजापुर कहां पड़ता है? बीजापुर अभी कर्नाटक में पड़ता है, ध्यान रखना। उस समय बीजापुर एक रियासत हुआ करती थी। एट दैट टाइम बीजापुर वाज अ प्रोविंस। बीजापुर एक रियासत थी। ठीक है भाई, अच्छा। तो ये हो गया यहाँ तक अल्बुकर्क के बारे में, और बाकी सारे पॉइंट तो मैंने लिखवाई दिए हैं इसके बारे में। ठीक है भाई, ओके। और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं भारत के अंदर में पुर्तगालियों के कंट्रीब्यूशंस क्या रहे, पुर्तगालियों के योगदान क्या रहे। कई सारे नई क्रॉप्स को भारत में स्टार्ट किया था इन्होंने, जैसे कि पोटैटो, टोमेटो, मेज, मक्का, इन सबको भारत में स्टार्ट किया था पुर्तगालियों ने। ठीक है भाई, अच्छा। और भारत में तंबाकू का प्रयोग भी किसने आरंभ करवाया था? पुर्तगालियों ने ही आरंभ करवाया था, ध्यान रखना इस बात को। भारत के अंदर में प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ करवाया था पुर्तगालियों ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। और पुर्तगालियों ने ही भारत के अंदर में गोथिक आर्किटेक्चर या गोथिक स्थापत्य कला को भारत में आरंभ करवाया था पुर्तगालियों ने। अच्छा, गोथिक में क्या होता है? आप लोग सोच रहे होंगे कि सर गोथिक में क्या होता है, तो बताता हूं आपको। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिए, बताता हूं मैं आपको। आर्यन, मेरा फोन चार्जिंग पे लगा, दे दो यार, जल्दी लेके आओ। इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि बिल्डिंग बनाई जाती है, उसकी हाइट ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। ऊपर तिकोना सा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर स्पेस पे दे करके यहाँ पे नहीं, देवदूत वगैरह को बिठाया जाता है। तो ये सब है गोथिक आर्किटेक्चर की खास बातें। ठीक है भाई, ये खास बातें हैं गोथिक आर्किटेक्चर की। गोथिक आर्किटेक्चर को हम लोग विक्टोरियन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्टोरियन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। और अगर आप लोग कभी गोवा घूमने जाएं, तो गोवा के अंदर में एक जगह है साउथ गोवा, दक्षिणी गोवा। और साउथ गोवा के अंदर में जो चर्च हैं, ठीक है, साउथ गोवा के जो चर्च हैं, वो सबसे पहले जो है इस डिजाइन के आधार पर बनाए गए थे। ठीक है भाई, ओके। सेंट जेवियर चर्च है, बड़ा पॉपुलर चर्च है यहाँ का, वो इसी स्टाइल को फॉलो करता है। ठीक है, चलिए। आप इसके बाद में कुछ और घटनाएं हैं यहाँ पे। क्या घटनाएं हैं
कि पुर्तगालियों ने सब कुछ तो कर लिया भारत के अंदर में, और इसके बाद एक साल आता है 1947। 1947 आता है, हिंदुस्तान आजाद हो गया, जनगण मन गा लिया हमने, तिरंगा फहरा लिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब 1947 जब आया तो हिंदुस्तान के अंदर से हमने अंग्रेजों को कहा कि भैया ऐसा है, अभी हमारे देश को ना खाली करो। अच्छा, अंग्रेज जा रहे थे, लेकिन भारत के अंदर में मैं आपको बता दूं कि फ्रांसीसी भी थे भारत के अंदर में, सेम टाइम पर पुर्तगाली भी थे, और भी कई लोग थे। हमने इन सबको बोला कि भैया अभी हमारा देश आजाद है, तुम लोग भी यहाँ क्यों बैठो, तुम भी हमारा देश खाली करो। तो इन लोगों ने बोला छोड़ देंगे हिंदुस्तान को, और इन लोगों ने बोला कि हम हिंदुस्तान छोड़ देंगे अप टू 1956। अच्छा, जिनको जाना था वो चले गए, जो एरिया था वो हमारे हैंड ओवर कर दिया, जिनको हिंदुस्तान में रहना था उन्होंने भारत की ही नागरिकता ले ली, वो यहीं रह गए, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन पुर्तगालियों के दिमाग में ना आ गई खुराफात, इनको लगा अरे हम तो यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, कब्जा करेंगे गोवा पर। जवाहरलाल नेहरू को मालूम चला, नेहरू जी शांति प्रिय व्यक्ति हैं, नेहरू जी ने बोला मान जाओ, चले जाओ। और जब इन लोगों को लगा कि कुछ नहीं होगा, फिर आया नेहरू जी को गुस्सा, और जब नेहरू जी को गुस्सा आता था तो फिर होती थी क्रांति। और नेहरू जी ने 1961 में इंडियन नेवी को बोला इनको निकाल के बाहर करो, और इंडियन नेवी ने परफॉर्म किया ऑपरेशन विजय। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये ऑपरेशन विजय किसने परफॉर्म किया था? ये ऑपरेशन विजय परफॉर्म किया था इंडियन नेवी ने, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और अभी जुलाई चल रहा है, और जुलाई 1999 के अंदर में हमारी आर्मी ने एक ऑपरेशन विजय परफॉर्म किया था कारगिल के अंदर में, ठीक है, वो ऑपरेशन विजय डिफरेंट है। और इस ऑपरेशन विजय का इस्तेमाल करके हम लोगों ने 1961 में गोवा, दमन और दीव ये सारे एरिया हमने खाली करवा लिए। आ रही बात समझ में? तो ये स्टोरी है पूरी की पूरी। तो पुर्तगालियों के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा आप लोगों से, क्या कहूंगा कि पुर्तगाली भारत में आए सबसे पहले, फर्स्ट इन और लास्ट आउट। याद रखना इस बात को, पुर्तगालियों के बारे में इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है भाई, कि ये भारत में पुर्तगाली जो है भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे आखिर में हिंदुस्तान से गए हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आया? फटाफट एक बारी मैसेज करो और फिर मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं डचों से। चलिए गाइस, जल्दी बताओ समझ में आया यहां तक? कोई डाउट है तो डाउट क्लियर करूं मैं पहले, फिर आगे ले चलूं मैं आपको। अनु ओके, स्नेहिल, सरगम, स्वप्निल, फाइन, बहुत बढ़िया। तुम में से किसी के एरिया में बारिश हो रहा है क्या? मतलब सुन के ही अच्छा लगेगा कि चलो कहीं बारिश हो रही है। अनु आप कहां से हैं? हरियाणा या मेरठ? हो सकता है आप कहीं से ना हो, इन दोनों में से, ना हरियाणा से ना मेरठ से। अरे हिमाचल को मैं कैसे भूल गया। और देहरादून में भी हो रहा है। ओहो, क्या आनंद है, बढ़िया है भाई। ध्यान रखना आप लोग कहीं बाहर का चक्कर ना हो आपके एरियाज में, ठीक है। मुदित बाबू घूमने मत निकल जाना इधर उधर। अच्छा कुणाल, तुम्हारा भी यही हाल है जो मेरा हाल है? अरे यार, ऋषभ ऋषभ तुम हो कहाँ पे? मतलब अभी हिमाचल में हो या देहरा मतलब नोएडा में हो? अच्छा अभी नोएडा में हो बेटा, ओके ठीक है ठीक है। मेरा दोस्त भी हिमाचल से है और अभी दिल्ली किसी काम से आया हुआ है, तो बेचारा एकदम दुखी हो रखा है।
और जल्दी से जल्दी काम खत्म करके बस इस मूड में है कैसे हिमाचल में वापस भाग जाऊं। ओके चलिए, और उसका काम सारा फंसा हुआ है मेरी वजह से। मैं कह रहा हूं कि भाई मैं दिल्ली में मर रहा हूं तो तू भी तो साथ में रह। अकेले ऐसे कैसे जाने दो तुझे हिमाचल, साथ चलेंगे दोनों। चलिए भाई आगे चलते हैं। आप चलिए हम लोग डचों की बात करते हैं। आप हर्षवर्धन बेटा मैंने बता दिया था इस सवाल का जवाब, ठीक है। वास्को डी गामा एक्चुअली डिस्कवर्ड सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। उसने भारत को नहीं ढूंढा था, ही जस्ट डिस्कवर्ड सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, ठीक है। ठीक चलिए आगे चलते हैं। और भारत आने वाले जो सेकंड नंबर पर जो लोग थे वो थे डच। जरा मैं अब एक सेकंड रुकना, जरा कलर चेंज किया जाए भाई इसका। अभी ठीक है, बढ़िया शानदार है ना। अच्छा तो डचों की जरा बात करते हैं। और डच रहने वाले कहाँ के थे, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट है। और रहने वाले थे हॉलैंड के। अच्छा भाई, अब डचों के बारे में जब आगे हम लोग बात करते हैं तो डच जब इंडिया के अंदर, जब भारत के साथ व्यापार करने का इन लोगों ने पूरा अपना प्लान तैयार किया तो इन्होंने पहले एक बंदे को भेजा कि पहले माहौल देख करके आओ, हालात देख करके आओ। अच्छा भाई, और किसको भेजा इन्होंने? कॉर्नेलिस डे हाउटमान। कौन था ये? कॉर्नेलिस डे हाउटमान वाज फर्स्ट डच टू कम इन इंडिया। ये भारत आने वाला पहला डच था। 1595-96 के अराउंड ये भारत आया था, ठीक है। अच्छा, अब ये भारत आ तो गया कॉर्नेलिस, लेकिन केवल भारत की यात्रा पर ही नहीं आया था, ये इंडोनेशिया की तरफ भी गया था, वहां का भी इसने माहौल देखा। अच्छा भाई, और डच कंपनी जो है ये एक संयुक्त पूंजी कंपनी थी, ये एक ज्वाइंट कैपिटल, ये अपनी तरह की पहली ज्वाइंट कैपिटल कंपनी थी डच कंपनी, ठीक है भाई। और इसने अपने शेयर होल्डर्स को अपने जमाने में सबसे ज्यादा मुनाफा दिया था, समझे। अच्छा चलिए, अब डच लोग जब भारत के अंदर में एंट्री लिए तो जरा मैं आपको कुछ एक चीजें दिखाता हूं मैप से, ठीक है। चलिए ये जरा मैप देखिए, ये हमारा साउथ इंडिया का मैप है, इंडियन पेनिनसुला का मैप है ये। अब इस इंडियन पेनिनसुला के मैप को आप लोग जरा यहां पर ऑब्जर्व करना इस तरीके से कि केरल है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और बीच में कर्नाटक भी है। अच्छा, इस पूरे एरिया के अंदर में जिसका सबसे ज्यादा वर्चस्व था वो लोग कौन थे? वो थे पुर्तगाली। और अब जरा आप लोग अपना कॉमन सेंस लगा के मुझे बताओ कि जब डच आएंगे यहां पर तो डच कहां जाएंगे बच्चों? डच किस तरफ जाएंगे? आप लोग भी समझ रहे होंगे कि डच जाएंगे इस तरफ, मतलब कि पुर्तगाली कहां पर है? पुर्तगाली बैठे हैं पश्चिमी घाट पर, तो डच कहां जाएंगे? पूर्वी घाट पर, ईस्टर्न कोस्ट पर जाएंगे। डचों ने बेसिकली अपना अड्डा कहां बनाया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल। लेकिन मुख्य रूप से इनका जो हेडक्वार्टर वगैरह सब था वो कहां था? तमिलनाडु में था, ठीक है। मतलब फैक्ट्रीज उनकी होंगी, तमिलनाडु में भी होंगी, आंध्रा में भी होंगी, उड़ीसा में भी होंगी, बंगाल में भी होंगी, ठीक है।
कुछ एक फैक्ट्रीज उनकी पश्चिमी घाट पर भी होंगी, लेकिन ज्यादा जो उनका फोकस रहा वो रहा तमिलनाडु के क्षेत्र के ऊपर में। ठीक है, तो इस तरीके से डचों ने भी भारत के अंदर में व्यापार करना शुरू कर दिया। अब आप कुछ बातें और समझिए, एक सेकेंड। ठीक, अब ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में दो खास बातें थी। क्या खास बातें थी? पहली खास बातें ये थी कि ये एरिया कपड़ों के व्यापार के लिए, इस एरिया में कपड़ा व्यापार बड़ा शानदार था। ध्यान रखना, इधर की तरफ मसाला व्यापार शानदार है, यहां की तरफ मसाला व्यापार बड़ा शानदार है। थोड़ा बहुत मसाला व्यापार इधर भी है, इस तरफ भी थोड़ा बहुत है, लेकिन कपड़ा व्यापार ज्यादा था। तो डचों ने हिंदुस्तान को कपड़ा व्यापार का, कपड़ा मार्केट का एक बहुत बड़ा केंद्र बना दिया। ध्यान रखिएगा, डच मेड इंडिया एंड एक्सपोर्ट हब ऑफ कॉटन क्लॉथ्स, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जहां पर आप लोगों के लिए। अच्छा, एक और चीज है, एक और चीज क्या है कि अब जब व्यापार करेंगे तो बहुत नहीं, ज्यादा एक पैसा मिनट, वैसा एक भी तो मिनट। चाहिए। और इस एरिया में एक सोने का सिक्का चलता था, पगोडा। क्या था नाम? पगोडा। और यहाँ के जो स्थानीय शासक थे, यहाँ के जो लोकल रूलर थे, उन स्थानीय राजाओं से बातचीत करके इन लोगों ने पगोडा का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त कर ली, परमिशन प्राप्त कर ली। ठीक है भाई, और इस तरीके से पगोडा नामक सोने के सिक्के का भारत में प्रयोग करने वाले जो सबसे पहले यूरोपीय थे, सबसे पहली यूरोपियन कंपनी थी, वो कौन थे? वो डच थे। ठीक है भाई, तो ये कुछ और पॉइंट्स थे डचों के बारे में जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। चलिए ये पॉइंट मैं पीडीएफ में दिखा देता हूं आपको, देखिएगा। कॉटन क्लॉथ्स वाला पॉइंट ये लिखा है, एक्सपोर्ट हब ऑफ कॉटन क्लॉथ्स। डचों की पहली फैक्ट्री कहां पर लगी स्टूडेंट्स? डचों की पहली फैक्ट्री लगी मासुलीपट्टनम में। मासुलीपट्टनम कहां पर है? मासुली। ये जो स्टूडेंट्स यार नोट्स बनाते हैं ना, बड़ी मिस्टेक करते हैं। आंध्र प्रदेश में। ठीक है भाई, तो आप आंध्र प्रदेश के अंदर में जो है मासुलीपट्टनम है। ओके, डचों का जो हेडक्वार्टर है, जो उनका ऑफिस बना, भारत में इनका जो ऑफिस स्थापित हुआ, वो ऑफिस स्थापित हुआ पुलिकट। और पुलिकट कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर में है। फाइन। अच्छा भाई, ये बातें मैंने पहले ही बता दी हैं आपको। डचों ने भारत के अंदर में एक सोने का सिक्का प्रयोग किया था और इस सिक्के का नाम था पगोडा। और पगोडा वाला पॉइंट कहीं लिखा है यहां पर? देखो जरा, ढूंढो। नहीं लिखा है, तो इस पॉइंट को मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, अच्छा लिखा तो है यार, ये रहा ना पगोडा वाला पॉइंट। आप लोग ध्यान नहीं देते हो स्क्रीन पर। चलिए, pagoda was a type of gold coin which was used by Dutch in India। भारत में इनकी कॉलोनीज कहां कहां पर थी, इनकी बस्तियां कहां कहां पर थी हिंदुस्तान के अंदर में? और आप लोग सोच रहे होंगे बस्तियों से क्या मतलब है कि यार जब हिंदुस्तान के अंदर में ये लोग आएंगे ना, तो ये लोग अपनी बस्तियां बसाएंगे, उन्हीं जगहों पर ये लोग रहेंगे। और चिनसुरा जो है, ये है बंगाल के अंदर में, चिनसुरा बंगाल के अंदर में है। और बालासोर जो है, एक जगह है बालासोर, कहां पर है? ये उड़ीसा के अंदर में है। ठीक है भाई, ओके, ये है स्टोरी इनके बारे में। अब जरा उस डायग्राम को ना एक बारी फिर से देखो। पुर्तगाली आ गए और डच भी आ गए। चलो भाई, अब थर्ड नंबर पर किसको आना है बताओ बच्चों, बोलो। थर्ड नंबर पर किसको आना है? जल्दी जल्दी बताओ। थर्ड नंबर पर, चलिए आपके जरा मैसेजेस चेक करते हैं। बिल्कुल बहुत सही,
बिल्कुल सही बोला है श्रेया ने, मुदित ने, स्वप्निल ने बिल्कुल सही बात बोली। ठीक है, हर्षवर्धन ने। अब आएंगे ब्रिटिश, और अब आप लोग मुझे बताएंगे कि यार अंग्रेजों के लिए तो जगह ही नहीं बची। हाँ भाई, एक तरफ पुर्तगाली बैठे, एक तरफ डच बैठे, अंग्रेज कहाँ जाएंगे? ये तो पंगा हो गया। और इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों को अब सबके साथ में लड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अंग्रेजों को सबके साथ में लड़ना पड़ेगा। बहुत सीधी सी बात है। ठीक है भाई, ओके। तो अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज? आप अंग्रेजों की जो भारत में एंट्री होगी उसके लिए वो बहुत गंभीर प्लानिंग करेंगे। ठीक है भाई, और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और ये प्लानिंग कैसे कैसे होगी ये सब हम लोगों को देखना है। तो आप लोग तैयार हैं ब्रिटेन की यात्रा करने के लिए? ये बताइए पहले, ब्रिटेन की यात्रा करने के लिए सारे रेडी हो, बिना वीजा बिना पासपोर्ट? अच्छा, ठीक है। यार आप लोग मेरी बात सुनो जरा, एक सेकंड के लिए आप रुकना जरा। ठीक है, जरा पानी का इंतजाम कर लिया जाए। आप लोग 1-2 सेकंड रुकिए, मतलब 1-2 मिनट रुकिए, और रेडी हो ना भाई? रुक जाओगे ना, भाग तो नहीं जाओगे? ठीक है, 1-2 मिनट रुको जरा, और मैं अभी जो है क्लास फिर से रिज्यूम करता हूँ।